खुला माइनर फ्लैटिश था, बट उसके बाद थोड़ी सी नॉक ले लिए, लेकिन बाजार विल डू इट्स ओन थिंग्स। हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे मार्केट के प्रैक्टिशनर्स इस समय अप्रोच कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, और ऐसे ही एक बहुत ही एक्सपीरियंस नेम आज हमारे साथ बात कर रहे हैं, आनंद शाह, प्रूडेंशियल ICICI AMC के AIF और PMS बिजनेस को भी हेड करते हैं, CIO हैं वहाँ पे, और ऑफ कोर्स हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आनंद, गुड मॉर्निंग, और ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद, मैं समझता हूँ कि आपका जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, और उसके अंदर वैल्यूएशंस एक पार्ट है, मैनेजमेंट क्वालिटी एक पार्ट है, और बिजनेस मॉडल एक पार्ट है। और हम लोग ज़्यादातर मार्केट कमेंटेटर्स और मार्केट के पार्टिसिपेंट, ऑल ऑफ अस आर इक्वली गिल्टी। हम लोग सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सबसे ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं सिर्फ वैल्यूएशन पार्ट पे। सो आई विल एक्चुअली लाइक टू स्टार्ट द डिस्कशन विद यू टुडे कि आप अपने फ्रेमवर्क को किस तरह मैनेज कर रहे हैं इस समय, क्योंकि इसके इंटरप्लेस भी हैं। हो सकता है वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो लेकिन बिजनेस ठीक ना हो, बिजनेस बहुत अच्छा हो बट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव ना हो, जैसे कि नायका की या बहुत सारे न्यू एज बिजनेसेस की बात हो रही है। तो अभी आप बताइए, आप अपने इस तीनों पिलर्स को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? Indeed. Very good morning to you and your viewers. आपने बहुत सही बताया, तीनों चीजें मायने रखती है, बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। बट तकरीबन जब हम वैल्यूएशन से शुरू करते हैं, काफी टाइम वो वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम जनरली वीक बिजनेसेस काफी सस्ते होते हैं, और वो हम वीक बिजनेसेस में एंटर करते हैं जो कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। तो हमारा जो स्टाइल है और या हमारा जो देखने का रवैया है, हम बिजनेस से शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कौन से बिजनेसेस है जो ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्विटी। कौन से बिजनेसेस है जहाँ पे सेक्टर का ग्रोथ अच्छा है, कौन से बिजनेसेस है जो सेक्टर से भी बेटर ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि उनके मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट इन इक्विटी इन्वेस्टिंग, एंड दैट्स व्हाई वी कीप ऑन लुकिंग फॉर कौन से इंडियन कंज्यूमर क्या नई चीज कंज्यूम कर रहा है, या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कौन से नए मार्केट एक्सप्लोर करके एक्सपोर्ट्स में भी गेन कर सकते हैं मार्केट शेयर। सो इस तरह से हम सेक्टर्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से सेक्टर्स के लिए माहौल ठीक है, उनका ग्रोथ ठीक है। देन विद इन दैट वी आइडेंटिफाई कंपनीज विच कैन ग्रो फास्टर देन। सो ये पहला पॉइंट हो गया विद इन बिजनेस। बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं, जो राइट टू विन बोलते हैं, या उसको हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं। हर एक बिजनेस जो हम इन्वेस्ट करते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि डज ही हैव अ राइट टू विन, उसके पास कोई एडवांटेज है, कोई सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे डिफिकल्ट टाइम्स में इट कैन सर्वाइव, एंड इन गुड टाइम्स इट कैन ग्रो फास्टर देन द सेक्टर। आई हैव टू गिव एन एग्जांपल। कौन सी कंपनी है जो सबसे सस्ता आयरन और स्टील बना सकता है, या हिंदुस्तान जिंक जैसे कि सबसे सस्ता जिंक बना सकता है। सो दैट इज वन एडवांटेज। अदर एडवांटेज, जैसे काफी FMCG कंपनीज के ब्रांड होते हैं, ब्रांड अपने आप में एक राइट टू विन होता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल मोट, दैट इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल कॉम्पिटिशन। और लास्टली विद इन बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब सेक्टर कंसोलिडेट होता है, जब नंबर ऑफ प्लेयर्स इन सेक्टर रिड्यूसेस, तब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता है। और जब नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज इन द सेक्टर, मीन्स के नए पार्टिसिपेंट्स वो बिजनेस में एंटर करें, मीन्स बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है या काफी अट्रैक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है, तो जनरली वो फ्रेगमेंटेशन में पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा नुकसान होता है। तो ये तीनों चीजों को मायने करके हम बोलते हैं नहीं, ये बिजनेस अच्छा है। वंस वी लाइक द बिजनेस, देन वी गो टू मैनेजमेंट, जहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हिस्ट्री, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें काफी काम होता है, काफी एक्सपीरियंस, हम काफी इंटरेक्शन करते हैं। And then once we like the business and management, when valuation we come to and saying what is the price we are paying for such a good business and a good management. So वो भी important है, as you rightly said कि काफी अच्छे business are so expensive कि investors के लिए शायद पैसा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। So I think valuation is last but not the least in that sense कि valuation पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अच्छी चीज खरीद रहे हैं वो कितनी एक्सपेंसिव है या कितनी रीजनेबली प्राइस्ड है। सो वी जनरली लुक फॉर रीजनेबली प्राइस्ड। ये सही है कि अच्छे बिजनेस और अच्छे मैनेजमेंट चीप तो नहीं मिलेंगे, बट इफ दे आर रीजनेबली प्राइस्ड देन आई थिंक इट्स गुड टू गो।
आनंद, आपने काफ़ी अहम बात बताई है बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि हमको अच्छे से समझ में भी आ पाए। अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा और आगे हो रहा हूँ, थोड़ा ग्रीडी भी हो रहा हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि कहाँ पर अभी भी आपको वैल्यूएशंस अच्छी दिख रही हैं। क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की सब लोग चर्चा करते हैं जब वो शेयर खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं मैं महंगा तो नहीं खरीद रहा हूँ, ये बात हो रही है अभी सब जो करते हैं थोड़ा बहुत बात। तो कहाँ पे आपको वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा खिंची हुई दिख रही है, यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं, वो आप दोनों सेगमेंट चाहें तो आप बता सकते हैं। आई थिंक फोकस शुड बी ऑन अर्निंग्स। हमारा पूरा फोकस है कि कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ का पॉसिबिलिटी अभी भी है, और वहां पे हम काफी कोई कंपनी सेक्टर्स देखते हैं जो तकरीबन 3-3, 4-4 साल से अंडर काफी स्ट्रेस है। आप देखेंगे तो 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ था, तब से लेके 2018 तक हर एक बैंक्स का काफी प्रोविजनिंग हो गया। They have recognized a lot of NPA, and to that extent, for till 2018 they kept on providing. And then 2019 का slowdown हो गया, वहां पे भी provisions बढ़ गए. Then 2020 and 2021 was COVID wave 1 and COVID wave 2. So as we see today, banking sector पिछले 5-6-7 साल से काफी स्ट्रेस में रहा है। पहले एसेट क्वालिटी रिव्यू की वजह से, जहां पे पिछले साल काफी सालों के एनपीए रिकॉग्नाइज हो गए, बट सब्सिक्वेंटली एनवायरनमेंट वाज आल्सो टफ। जब एनबीएफसी क्राइसिस हुआ उसके बाद कंजम्पशन स्लो डाउन हो गया, एंड नाउ मोर रिसेंटली कोविड की वजह से काफी स्ट्रेस है इन द बुक। आई थिंक यहाँ पे इफ वी बिलीव एंड दैट इज दैट पोस्ट द वैक्सीनेशन थिंग्स विल स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉर्मलाइज, और तकरीबन तकरीबन हर बिजनेस नॉर्मल लेवल पे जाएंगे और अपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। मेरा मानना है कि बैंक्स में रिकवरीज के स्कोप काफी ज्यादा है और इंक्रीमेंटल एनपीएस के स्कोप काफी कम। कॉम्बिनेशन ऑफ अ लोअर इंक्रीमेंटल एनपीए एंड रिकवरीज फ्रॉम द पास्ट रिकॉग्नाइज्ड एनपीए, पीछे जो हमने पिछले 7 साल में एनपीए रिकॉग्नाइज किए वहां से जो रिकवरी होगा, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से बैंक्स में क्रेडिट कॉस्ट तकरीबन तकरीबन नेक्स्ट 2-3-4 साल 2 से 4 साल तक काफी कम रहेंगे, एंड टू दैट एक्सटेंट प्रॉफिट ग्रोथ रेट इन बैंकिंग सेक्टर विल बी गुड। सो मैं मानता हूं कि पिछले 1-1.5 साल में फ्रॉम द बॉटम इन मार्च 2020 मार्केट काफी रिकवर हो चुका है, एंड बैंकिंग सेक्टर थोड़ा पीछे से बट वो भी रिकवर हुआ है। मेरा मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ रेट अपॉर्चुनिटी एंड द आरओई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन बैंक्स लुक्स फेयरली कंफर्टेबल, एंड टू दैट एक्सटेंट वो एक सेक्टर हमें फेयरली वैल्यूड लग रहा है। सस्ता नहीं है बट फेयरली वैल्यूड है। फर्दर अगर हम देखेंगे, एक बड़ा सेगमेंट है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेते हैं। मेटल्स माइनिंग हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो एंसिलरीज। ये सेगमेंट ऑफ द मार्केट इज आल्सो सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस्ड। पिछले 10-15 साल में चाइना की जिस तरह से ग्रोथ हुई है मैन्युफैक्चरिंग में, उसने काफी तकलीफ दी है रेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। चाइना के काफी एग्रेसिव प्राइसिंग और एक्सपोर्ट्स की वजह से काफी मैन्युफैक्चरर्स में प्रॉफिट का दिक्कत थी, काफी ग्रोथ की दिक्कत थी। हम जो देख रहे हैं पिछले तकरीबन 3-4 साल से, चाइना काफी एग्रेसिव हो रहा है डिकार्बनाइजेशन की तरफ, पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ, प्लस इंडिविजुअल कंट्रीज भी काफी एंटी डंपिंग ड्यूटी करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कुछ फेयर प्ले देने का ट्राई कर रहा है। तो वो एक दूसरा सेगमेंट है जहाँ पे अगेन वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, बट वी बिलीव रिकवरी कुछ साल तक अच्छी रहेगी एज the Indian manufacturers gain market share in the rest of the world as China withdraws from that market. Outside that, I think काफी selective opportunities है। सीमेंट एक सेक्टर हो गया जहाँ पे पोस्ट मॉनसून जनरली रिकवरी होता है, and given we are spending on infra, real estate is picking up. That's another area which is looking good. So तकरीबन अगर आप मुझे पूछेंगे तो काफी कम सेक्टर्स है जहाँ पे आउटलुक थोड़ा challenging है। Otherwise, most of the sectors, the outlook is improving from here as a globally we come out of the COVID, sort of a lockdown situation. ये मेरा सवाल आपको ना as somebody, as a practitioner of money management है, as a student of the market है, not exactly as a fund manager। और मैं चाहूँगा कि आप मुझसे अपने आंसर देते वक्त, मतलब I'll put a caveat कि I don't want a stock name। What I want to understand from you is कि लास्ट 1.5-2 साल में जब हम बिजनेसेस को स्टडी कर रहे थे कि कोविड की अनफॉर्चुनेट इवेंट में किन लीडर्स ने, किन बिजनेस लीडर्स ने अपनी कंपनीज को, अपने ग्रुप्स को
बहुत ही शानदार तरीके से नेविगेट किया, चाहे वो एफिशिएंसीज हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या कॉस्ट कटिंग हो, मतलब कंसोलिडेशन हो, किस तरीके से नेविगेट किया। जैसे चंद्रा जी की बात आती है, टाटा ग्रुप को उन्होंने एक नए लेवल पे नेविगेट किया। इवन M&M ग्रुप की बात आ रही है, जैसे उन्होंने कैपिटल एलोकेशन कॉल ठीक करने की बात की, तो कौन से ऐसे बिजनेस लीडर्स हैं या ग्रुप के हेड्स हैं जिन्होंने, जो आपकी नज़र में आए, द वे दे आर लीडिंग देयर बिजनेसेस और पॉलिसीज दे आर अडॉप्टिंग ऑन अ स्ट्रेटेजी लेवल, no, this will not be any question on any stock performance. I think very good point, and this is not only about COVID time. I think before COVID time also, corporate governance एक improving trajectory की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे हम developing world से developed world की तरफ जा रहे हैं, हमारा equity market काफी developed है। Our disclosures, हमारा annual report देखेंगे, वो भी very very high standards, if I were to say so. While we are developing nation, our equity markets is very well developed. Our securities market is very well developed. Disclosures are very good. And to be very honest, as you rightly said, from the management perspective, their responsiveness to the shareholders, minority shareholders, that's also in the improving trajectory. So, एक दो management की बात नहीं करूँगा, but काफी managements है which are continuously improving on the corporate governance. Nowadays, हम जो एक ESG ranking भी आते हैं, and that ESG ranking includes environment, social and governance. जो आप बोल रहे हो, governance, तीनों part को ध्यान देते हुए उसको एक ranking दिया जाता है. So I think that's one important part. But I think COVID की जो बात हो रही है, I think यहाँ पे it's an advantage listed companies, because in COVID time what was very difficult was to survive when your revenue dried up, or when you have to pay salaries to your employees, but you didn't have commensurate revenue or commensurate business. And that's where a lot of listed companies who had an access to capital, both equity capital as well as debt capital, even banking system under ECL, GS provided capital to survive the first lockdown. So all in all, I think it also shows an advantage कि अगर आप listed company हो, तो आपको access to equity capital or debt capital is far better than if you are unlisted company. And to that extent, like to like बोल रहा हूँ मैं, to that extent, I think that's another advantage which helped most of the India Inc. to navigate through lockdown 1 and even the wave 2. So you're right. Kafi businesses have cut the cost, improved efficiencies, but at the same time, having access to capital was also a big positive for the listed space in India. Right. एक फॉलोअप क्वेश्चन, आप कैपेक्स और इंफ्रा थीम पर भी काफ़ी बुलिश हैं आप उनको, क्योंकि इतनी सारी कंपनी, बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम टॉप नॉच लार्ज कैप इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा नेम्स जो बेहमथ्स हैं, उसके बाद आप नीचे आइए तो थोड़ा ABB सीमेंट वैरायटी आ गई है, हनीवेल ऑटोमेशन वैरायटी, जो लोग बड़े प्रोजेक्ट्स के इंफ्रा कैपेक्स में इनपुट प्रोवाइडर्स हैं। फिर नीचे लेवल के बेयरिंग कंपनीज और स्मॉल एंड मीडियम इंजीनियरिंग वर्क्स के प्रोवाइडर्स हैं। आप कैसे उसको प्ले कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज में, और या फिर इंफ्रा रोड कंपनीज हैं? You're right. I think the last capex, बड़ा capex cycle जो इंडिया में हुआ was, almost between 2003, and it continued even post 2007 for a couple of years. But पिछले 10 साल से देखेंगे तो private sector capex actually is dried up a lot. While government infra expenditure continued to do well, the road projects, the railway projects, the metro projects, they have, वो सब चालू रहे. Government has continued to invest in infra. But what has changed recently, हम पिछले 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट्स के बात करेंगे, तो हर एक क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद जब गाइडेंस देते हैं मैनेजमेंट, काफी मैनेजमेंट्स बोथ इन स्टील, सीमेंट, पावर, रिन्यूएबल पावर्स, PLI related, I think we have seen a lot of capex announced even in chemical sector. So काफी मैन्युफैक्चरिंग में for the first time we are seeing across sectors काफी capex being announced, and that augurs very well for जो आप बोल रहे हो capital goods sector हो गया, bearing sector हो गया, इनके लिए ये एक पॉजिटिव है. पहले तो utilization goes up,
So a lot of these plants now, steel plants हो गया, cement plants हो गया, their utilizations are going up, जिसकी वजह से उनके profitability improve हो रहे, cash flow improve हो रहे, debt reduction काफी हो गया है, काफी steel companies ने significantly debt reduce किया. Now this is a perfect where interest rates are low, debt companies में काफी कम है और उनके utilization very high है. So ये perfect combination है, मेरा मानना है capex cycle in the private sector will pick up from here. काफी announcements हो चुके हैं. जैसे ही कोविड के रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस होते जाएंगे, इसका एग्जीक्यूशन इंप्रूव होते जाएगा, एंड टू दैट एक्सटेंट दैट्स अ पॉजिटिव फॉर इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स कंपनी. तकरीबन 10 साल से काफी लो लेवल पे जो कैपेक्स साइकिल चल रहा है, एंड व्हिच वाज लार्जली सपोर्टेड बाय इंफ्रा, आई थिंक इट विल हैव अ गुड ग्रोथ फॉर नेक्स्ट at least couple of years, if not more, as India builds capacity to export, not only in India for consumption, but even exports market में हम अपने market share gain करके वहाँ पे भी बिक्री कर सकते हैं. आनंद, एक चीज़ मेरे को और आपसे पता करनी थी. एक्चुअली क्या ना, हर जगह चेंजेस तो हो ही रहे हैं, जैसे सरकारी कंपनीज में भी. अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बैंकिंग थोड़े लैगार्ड रहे, बट हाँ वो आने वाले दिनों में बेहतर कर सकते हैं. ये सरकारी कंपनीज पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि ये भी तो बदल रहे हैं, अब इनका डिजिटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन कर रही है, और ये इतने क्रिटिकल हैं कि अगर कोयले की दाम थोड़े बढ़ जाएं तो सब कोल इंडिया ही देख रहे होते हैं. I think they are very very critical for the economy. इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी PSU companies are leaders and they are very critical for day-to-day operations of this economy per se. आप BPCL, HPCL ले लो या NTPC या Power Grid ले लो, they are very very critical apart from Coal India, as you rightly said. So these are all very large companies. They play a very important role for the economy. पिछले कुछ सालों में थोड़ा प्रेशर ज्यादा था ऑन PSU स्टॉक्स फॉर द सिंपल रीजन कि काफी सप्लाई था. सो इन द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एक टिपिकल investor interest in PSU stocks had reduced a lot, and that made it very attractive on valuation. So if you see पिछले एक साल में, 1.5 साल में PSU ETF ले लो या PSU sector के companies ले लो, they have given very good returns because they were very cheap on valuations, and obviously, as you rightly said, they are very critical. So they are also doing well on the fundamentals. Coal prices have improved, electricity is improved, and whatnot. So all the companies are doing very well on financials, and their valuations are very cheap. And in the combination of आपके valuations काफी attractive थे, plus fundamentals आपके strong थे, आप continuously execute कर रहे हो, आप profitability improve कर रहे हो, revenue improve कर रहे हो. तो यहाँ पे बहुत important है, generally PSU ना बात करते हुए individual companies का research बहुत important है. तो हम जो भी बात कर रहे हैं, आपने पिछले कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग की भी बात की, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि सब स्टॉक्स विल डू वेल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल हम मैक्रो की बात करते हैं, execution by management after the business management is also very important. So the individual managements of each company, each PSU company or private company is also very important. वो क्या कैपिटल एलोकेशन डिसीजन लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Whether they are diversifying in non-related business, whether they are going to continue in the same business, this is very important. पिछले काफी सालों में, 20 सालों में, the companies which have diversified outside their strength have actually destroyed the wealth, and the companies which have continuously invested in their own strength, they kept on expanding capacity. आपको जो आता है वही चीज में आपने कैपेसिटी एक्सपांड करते गए, you have created a lot of wealth for shareholders. So I think apart from macro, it is very important that हम each company का एक research करें, उनका business analysis करें, उनके growth prospects देखें, but also management decisions on capital allocation, management strength to compete in the marketplace, their competency, all those are very important. And that is something which each we have a very large research team. We have a 20-member research team. We have
more than 30 members overall in the asset management business, which continuously evaluates that. So it's not easy anymore. काफी information available होता है, but to ability to read balance sheet, to ability to understand what is happening in global markets, ये सारा study करना बहुत जरूरी है. So equity investing is not easy anymore. काफी fast information spread होता है is an advantage, but also it means a lot of information needs to be analyzed, which is not easy for an individual to do. NSE से नाइका की लिस्टिंग है. नाइका का प्राइस जो है वो करीब करीब 2000 रुपये के आसपास सेटल हो रहा है 1125 के इशू प्राइस के कंपैरिजन में. और वो कटरीना कैफ आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं नाइका के, और वो बात कर रहे हैं. तो ये एक बड़ी चीज़ है. कॉमर्स, ई कॉमर्स एक डिफरेंट टर्न ले रहा है हमारे कंट्री में. $50 बिलियन ग्लोबली कॉस्मेटिक कॉमर्स. देखिए प्री ओपन प्राइस भी आ गया 2018 के आसपास 900 रुपये के प्रीमियम के साथ 80% प्रीमियम टू इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हो रहा है. आनंद के पास वापस चलते हैं. हम आते जाते रहेंगे. नाइका के आज लिस्टिंग तो बहुत बड़ी खबर है पूरे दिन के लिए. आनंद, आपके जो पोर्टफोलियोज आप जो रन कर रहे हैं उसका 2 year forward, not 1 year forward, या if you can share 1 year forward also, earnings growth आपकी on a portfolio level earnings growth क्या बता रही है? कितना earnings growth आप देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो पे 1 or 2 years forward, जो भी पोर्टफोलियोज आप रन करते हैं PMS AIF में? So I think this is a base year में आपको काफी दिक्कतें थी, and to that extent year on year एक साल के लिए तकरीबन ये साल in FY22 as well as partly in FY23 we will have good growth. I think growth 25% से भी ज्यादा हो सकता है. But the way we analyze और हमारी टीम में हम जो analyze करते हैं, तकरीबन 15 से 20% तक का earnings growth rate is the minimum, or is something which is we look for whenever we invest in company. Means कि अगर हमारा nominal GDP growth rate 10% से 12% के बीच में होगा depending on real growth rate and inflation, I think our research should help us identifying within the 10% growing GDP, can we identify sectors which are going to grow faster than that, and can we identify companies which will grow faster than the sector. So I think earnings growth rate in India was challenging. तकरीबन 2015 से लेके 2020 तक every year we used to start with a 15% earnings growth rate, but we used to settle much lower. But within that also there was small segment of the market which continued to do well. So broad market का earnings growth rate अगर 10 से 12% तक का होता है, I think we look for at least 300-400 basis points more through our research. आनंद, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल अजय ने रेस की थी कि देयर इज़ अ 2 टाइप ऑफ इकोनॉमी. फर्स्ट इज़ ओल्ड इकोनॉमी एंड सेकंड इज़ अ न्यू इकोनॉमी. आज न्यू इकोनॉमी के एक और कंपनी का लिस्टिंग हो रहा है, नाइका का. पेटीएम लिस्ट में है, जोमेटो आ चुका है. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर बिल्कुल अलग है. हम पहली बार देख रहे हैं ऐसी कंपनीज को. बीइंग एज एन फंड मैनेजर, आप कितनी वेटेज देते हैं जो नई कंपनीज आई हैं? क्योंकि अगर आप वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं तो हम भी वेटेज ज़्यादा देंगे, अगर आप वेटेज कम देंगे तो हम भी वेटेज कम देंगे. Sure. I think these are very interesting times. जैसे हमने very beginning of the interview में हमने डिस्कस किया था कि काफी अच्छी businesses भी होते हैं जो might be very expensive, and only time will tell whether these companies are expensive or no. But let me talk of business first. हमने बोला था पहले हम business और management की बात करेंगे. तो many of these businesses are actually first time they are creating a market. Zomato, Swiggy हो गया, जो पहले food delivery at home was rare, अभी it's become routine. So they have created an entirely new market for restaurants. At the same time, it is a completely new service available to individuals like you and me. So जैसे Ola और Uber हो गया, जो पहले taxi at your doorstep, this is a completely new service being created. Taxis तो पहले भी थी और passengers पहले भी थे. But the way taxis and passengers interact with each other has been changed by this company. Similarly, Airbnb हो गया. So many of these companies are
creating new market from the existing business. And Nykaa is one more example of that, that it is making available the branded cosmetics to the doorstep. So these are all exciting businesses. They're all new businesses. They have a service businesses in particular. So to that extent, the return on equities generally will be very high, as they don't have to put up manufacturing plants and so on and so forth. So all in all, these businesses are good. Managements are, as you rightly said, new age business है. Management काफी technology का use करते हैं. And to that extent, again, no qualms with management also. So I think the understanding of valuations is a challenge both for the आम आदमी तो है ही, common investors के लिए it's very difficult, but even for fund managers like us, we continuously are evaluating and seeing how do we value these businesses, as many of these businesses will not have free cash flows, will not have earnings for next few years. As you rightly said, old economy business, the way we value, उसमें EPS होता है, उसमें cash flows होता है, उसको तकरीबन कुछ multiple हम देते हैं. The new age businesses are more dependent on growth of the market, and the free cash flows and earnings are 5 years, 7 years, at times 10 years out. So I think debate is not on business and management. The debate, if at all there is any, it's more on valuations. Right. All right. ये विजुअल्स आ रहे हैं टाइम्स नाउ समिट के, जो दिल्ली में हो रहा है. टाइम्स नेटवर्क का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रोग्राम्स है, और वहाँ पे टॉप पॉलिसी मेकर्स और टॉप एडिटोरियल टीम ऑफ टाइम्स नाउ भी रहेंगी और डिस्कस करेंगी टॉप एजेंडा को, जो इस समय देश को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और हम उनके ऊपर कट इन करके आपको टॉप व्यूज़ लाते रहेंगे. स्मृति ईरानी, मिस्टर गडकरी, अमित शाह जी जो मिनिस्टर हैं, हरदीप पुरी, वो सब बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी वहाँ पे शामिल रहेंगे. आनंद, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.